मैं टीले के अकब से निकलकर जीप की तरफ रेंगने लगा। खतरा सिर्फ ये था कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए, लेकिन सड़क बिल्कुल तारीक थी। जीप से चंद फुट दूर मैंने अपना खंजर निकाल लिया और उठ खड़ा हुआ। फौजी जीप में इस तरह अकड़ा बैठा था और इससे चंद कदम दूर इसका अफसर टैक्सी के इंजन पर झुका इसे चेक कर रहा था। मैं एक ही जुस्त में फौजी के सर पर पहुंच गया। इसके हलक से हल्की सी आवाज भी ना निकल सकी, क्योंकि इसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। मैंने कसदन खंजर इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह इसकी वर्दी खून में लथड़ जाती। मेरे बाजू का एक ही झटका इसकी गर्दन का मंका तोड़ने के लिए काफी था। फिर मैंने इससे इस तरह आगे की तरफ झुका दिया जैसे वो स्टीयरिंग पर सर रखकर सो रहा हो। मैं जीप के अकब से रेंगता हुआ टैक्सी के बाएं पहलू की तरफ आ गया। इसी वक्त फौजी अफसर रुमाल से हाथ साफ करता अपनी जीप की तरफ बढ़ा और बोला, ओह, तुम फिर सो गए परशुराम। जीप के पास जाकर इसने अपने ड्राइवर को झंझोड़ा तो वो सीट पर लड़क गया। अफसर ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। वो हमारी तरफ घुमा ही था कि मेरे हाथ से खंजर जन की आवाज से निकला और इस अफसर की गर्दन में पेवस्त हो गया। इसने गोली चला दी। रात की धुंधली रोशनी में मैंने देखा इसका एक हाथ गर्दन पर था और वो खंजर निकालने की कोशिश में चक्कर खा रहा था। इसने चकराते और लड़खड़ाते हुए एक फायर और कर दिया। हम दोनों टैक्सी के पीछे छुपे ये खूनी मंजर देख रहे थे। इसने अपनी गर्दन से खंजर निकाल लिया और लड़खड़ाता हुआ टैक्सी की तरफ बढ़ा। मैंने अमजद से कहा, दरख्त के पीछे हो जाओ। वो भागकर दरख्तों के अकब में चला गया। फौजी अफसर ने एक फायर और किया, लेकिन अब पिस्तौल पर इसकी गिरफ्त ढीली हो गई थी। वो टैक्सी के करीब आकर गिर पड़ा। मैं अपनी जगह दबका रहा, क्योंकि पिस्तौल अभी तक इसके हाथ में था और वो मरा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं अमजद को अपने पीछे आने का इशारा करके जीप की तरफ बढ़ा। फौजी ड्राइवर की लाश को एक तरफ धकेल कर मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। फिर जीप स्टार्ट करके टैक्सी की तरफ ले गया और जीप फौजी अफसर के ऊपर से गुजार दी। किसी किस्म की कोई चीख नहीं सुनाई दी और ना ही गोली चली। थोड़ी दूर जाकर मैंने जीप रोक दी और मैं और अमजद जीप से उतरकर सड़क के किनारे जमीन पर लेट गए। हमारी आंखें अंधेरे में सड़क पर पड़े मुर्दा अमेज पर जमी हुई थी। शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए इंडियन अफसर फौजी का जिस्म बेहिस्सो हरकत था। सड़क पर जूं की चाल रेंगता मैं इसके करीब पहुंचा ही था कि मुझे दूर सड़क पर उदयपुर से आती किसी गाड़ी की रोशनी नजर आई। ये एक और खतरे का निशान था। मैंने जिप्टा मारकर पिस्तौल पर कब्जा किया। फौजी खत्म हो चुका था। मेरा खंजर कुछ फासले पर सड़क पर गिरा हुआ था। मैंने इसे उठाकर लाश की वर्दी से पूछा और अमजद को आवाज दी, कोई गाड़ी आ रही है। अभी रोशनी नजर आ रही है और इसके आने से पहले पहले इसे ठिकाने लगाना है। पहला काम यह किया कि सड़क पर से खून में लथपथ भारतीय फौजी अफसर की लाश घसीटकर दरख्तों के पीछे रेत पर डाल दी। इसके बाद जीप को स्टार्ट करके दरख्तों के पीछे ले गए। फिर कच्चे रास्ते पर से रेत उठाकर इस जगह डाल दी जहां सड़क पर इंडियन फौजी का खून जमा हुआ था। उदयपुर से आने वाली गाड़ी की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। ये कोई वैगन, ट्रक या पुलिस गाड़ी भी हो सकती थी। हमने टैक्सी को भी दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया। मैंने पिस्तौल का चैम्बर खोलकर अंधेरे में गौर से देखा। इसमें अभी 4 गोलियां मौजूद थी। हम भागकर फौजी जीप के पास आ गए। दूसरे फौजी की लाश घसीटकर नीचे झाड़ियों में डाली तो देखा इसकी बेल्ट के साथ भी पिस्तौल लगा था। मैंने वो पिस्तौल निकालकर अमजद को थमा दिया। दरख्तों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ जाओ। अगर ये पुलिस की गाड़ी हुई तो 2-4 को मारकर मरेंगे। एक दरख्त के पीछे अमजद और दूसरे दरख्त के पीछे मैं मोर्चा लगाकर बैठ गया। गाड़ी की रोशनियां साफ नजर आने लगी थी। ये रोशनियां हमारे लिए मौत का पैगंबर भी हो सकती थी। अगर इसमें पुलिस हुई तो हम ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और छुपने की भी कोई जगह नहीं थी। इन दरख्तों के पीछे रात की गंभीर तारीकी में दूर तक फैला हुआ मैदान था। यहाँ हम असला खत्म होने के बाद मुसल्ला पुलिस की राइफलों से कहाँ तक अपनी जान बचा सकते थे। बहरहाल मैंने अपनी मौत को कबूल कर लिया था और यही सोच रखा था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाने दूंगा। 3 गोलियों से 3 राजस्थानी पुलिस वालों को जरूर ठंडा कर दूंगा। सड़क पर रोशनी सी छा गई और एक ट्रांसपोर्ट ट्रक बड़ी तेजी से आगे निकल गया। हमने इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन पुलिस की गाड़ी अब किसी भी वक्त हमारे ताक़ुब में निकल सकती थी।
मैंने अमजद से कहा, हमारे पास अब सिर्फ एक ही फौजी की लाश ऐसी है जिसकी वर्दी खून से महफूज है। अगर तुम पहनना चाहो तो इसे पहन सकते हो। अमजद कहने लगा, मेरे लिए ये फौजी वर्दी मुसीबत का बायस बन सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पंजाब जाकर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। तुम्हारा मिशन अभी नामुकम्मल है। कम से कम इस तरह पहली नज़र में तुम पुलिस वालों की निगाह में नहीं आओगे। मैं भी यही चाहता हूँ। ये कहकर मैंने झाड़ियों में पड़ी फौजी ड्राइवर की लाश को सीधा किया और इसकी वर्दी उतारकर खुद पहन ली। सितारों की फीकी रोशनी में मैंने देखा कि इस फौजी का रैंक सूबेदार मेजर का था और ये 7वीं राजस्थान बटालियन का फौजी था। इसका नाम बंसीराम था। इसकी पे बुक और दूसरे कागजात मैंने वहीं फाड़कर फेंक दिए, क्योंकि इन पर इसकी तस्वीर थी। इसकी बेल्ट पिस्तौल के साथ अपनी कमर में लगा ली। इसके बाद दूसरी फौजी अफसर की लाश की तलाशी ली। इसकी जेब में कुछ रकम और पे बुक थी। हमने इन्हें वैसे ही रहने दिया। जेब में आकर डैशबोर्ड खोल कर देखा, इसमें इधर उधर की बेकार चीजें पड़ी थी। एक पिस्तौल अमजद ने अपने पास रख लिया। हम जीप में सवार हो गए। मैं स्टीयरिंग पर बैठा था और जीप स्टार्ट करते ही एक तूफानी रफ्तार से दौड़ा दिया। राजस्थान का सहराई इलाका पीछे रह गया और सौराष्ट्र का जंगली इलाका शुरू हो गया। सड़क ज्यादा कशादा नहीं थी, मगर दूर तक खाली पड़ी थी। हम आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। ये तय हो चुका था कि मेरा साथी जासूस अहमदाबाद से पंजाब की तरफ निकल जाएगा और मैं अपने एक नए मगर खतरनाक मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। ये खतरनाक और अहम तरीन कौमी मिशन पाकिस्तान के बुजुर्ग और अनमोल साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और इसकी नौजवान बेटी नौरीन को दुश्मन की कैद से रहा करवा कर बम्बई शहर में अपने एजेंट हकीम सुलेमान शाह के घर पहुंचाना था। सूरज तुलू हो गया। अहमदाबाद करीब आ रहा था। इधर उधर से अब गाड़ियों की भी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। हमें सामने से आता एक मिलिट्री ट्रक और एक फौजी जीप भी मिली। मैंने इनके ड्राइवर को हल्का सा सलाम भी किया। रास्ते में किसी जगह हमें ना रोका गया, ना ही कहीं चेकिंग हुई। जब दिन काफी निकल आया तो गुजरात काठियावाड़ के जंगल खत्म होकर खेत शुरू हो गए थे। शहर के मरकजी इलाके की तरफ जाने के बजाय जीप में एक पुल पर से गुजारता हुआ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ ले आया। मैंने जीप एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी। सड़क की दूसरी तरफ चाय की छोटी सी दुकान थी। कुछ लोग बाहर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। जीप को लॉक करके हम इस दुकान पर आकर बैठ गए। मेरे पास मछली का पैकेट मौजूद था। हमने डबल रोटी के साथ ये मछली खाई और चाय मंगवा ली। चाय वाला मेरे फौजी होने की वजह से बहुत खिदमत कर रहा था। लड़का बार बार आकर हमसे पूछता, साहब और क्या लाऊं? मेरे पास 600-700 रुपए के करीब भारतीय करेंसी थी। मैंने 400 रुपए अमजद को दे दिए, बाकी अपने पास रख लिए। अमजद को पंजाब से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना था और पंजाब तक ये तवील सफर था। मैंने इसे ताकीद की कि सबसे पहले शहर की किसी मार्केट में जाकर अपने लिए कुर्ता पजामा और गुजराती तर्ज का कोई कोट और चप्पल खरीद कर पहने। अमजद अगरचा बाज मामलों में मेरे नज़दीक अनाड़ी जासूस था, लेकिन इसके बावजूद इसकी होशियारी और महारत से मैं इनकार नहीं करूंगा। यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। तुम्हें अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से पंजाब की तरफ सफ़र शुरू करना होगा। सफ़र थर्ड क्लास में करना, बाकी तुम खुद समझदार हो और तमाम ज़रूरी अमूर से वाकिफ भी हो। मैं यहाँ से अपने मिशन पर रवाना हो जाऊँगा। चीफ से कहना कि मैं डॉक्टर अफरीदी और इसकी बेटी को हर हालत में बरामद करके बम्बई पहुँचा दूँगा, ख्वाह इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। एक और बात चौधरी साहब से कह देना कि अगर मुझे कोई ऐसी ही मुसीबत पड़ गई तो मैं दिल्ली में अपने सफारत खाने से राब्ता पैदा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसलिए वो अपने सफारत खाने वालों को मेरे बारे में पेशगी इतला कर दें। अमजद ने चाय का आखिरी घूंट चढ़ाकर प्याली मेज पर रखी और बोला, मैं तुम्हारा ये पैगाम चीफ तक पहुंचा दूंगा। मेरा ख्याल है ये पिस्तौल मैं अपने पास ही रखूं। इसमें 5 गोलियां हैं। क्या ख्याल है? मैंने इसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि एक पाकिस्तानी एजेंट होने के नाते तुम्हें यह पिस्तौल अपने पास रखना चाहिए या नहीं? अमजद ने फौरन जवाब दिया, नहीं। तो फिर इसे मौका देखकर कहीं फेंक देना। अच्छा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो जीप में आकर मेरे साथ बैठ गया। मैंने जीप स्टार्ट की और चलाता रेलवे स्टेशन की पहलू में आ गया। अब यहाँ से हमारी राहें जुदा होती हैं। अमजद ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, दोस्त, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।
मैंने मुस्कुरा कर कहा, आमीन। मैंने जीप को घुमाया और बड़ौदा की तरफ जाने वाली सड़क का रुख किया। ये जीप अब मेरे लिए खतरे का सिग्नल थी। इससे छुटकारा हासिल करना जरूरी था। मेरा टारगेट अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियानी जंगल थे। कभी ये जंगल गुजरात के दरिंदा सफर बुपत डाकों का मिस्कन था, अब भी ये सौराष्ट्र के डाकों की अमाजगाह बना हुआ था, जिनकी गारतगिरी की खबरें अक्सर गुजरात के अखबारों में छपती रहती थी। इन्हीं जंगलात में किसी जगह दारादार का वो जंगल था जिसके किसी पुराने खंडर के जेर जमीन तहखाने में पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नौरीन को कैद रखा गया था। और यही पुराना खंडर नमा किला मेरा टारगेट था। मेरी जीप शहर के आलीशान इमारतों वाले इलाके से निकलकर एक मजाफाती सड़क पर आ गई तो मैंने इसे एक छोटे से पुल के नीचे खड़ा कर दिया। अब मैंने अपनी इन चीजों का जायजा लिया। सांप का स्याह मनका, जहरीले सफूफ की छोटी सी शीशी, एक खंजर, गले में पड़ा मुकद्दस नक्श। मुकद्दस नक्श तो मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था। खंजर को मैंने कमीज के अंदर छुपा लिया। सांप के मनके को बुश शर्ट की जेब में रख लिया कि अगर हंगामते हाल पैदा हो गई तो मैं इसे बड़ी आसानी से निकाल कर अपने मुंह में रख सकता था। अब जहर के सफूफ की शीशी बाकी रह गई थी। मैं जीप को पुल के नीचे से निकालकर दोबारा सड़क पर आ गया। एक मील के बाद दरख्तों के नीचे चाय की दुकान पर जीप को रोका और दुकानदार से आला सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। लाइटर जेब में था। मैं जीप पर बैठा और बड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर काफी दूर निकल गया। अब सड़कों के दोनों जानब मजाफाती कोठियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। एक सुनसान जगह पर मैंने जीप को कच्चे में एक तरफ ठहराया और सिगरेटों में जहरीले सफूफ की आमेज़श करने लगा। डबिया में 10 सिगरेट थे। इन सिगरेटों के फिल्टर नहीं थे। मैंने निशानी के तौर पर ऊपर वाले 5 सिगरेटों पर पेंसिल से छोटा सा निशान बना दिया। डबिया बंद करके जेब में रखी। दूसरा काम यह किया कि कांधे पर बने रैंक का फूल और दूसरी सुर्ख लाइनों को उखाड़ कर फेंक डाला, क्योंकि ये वर्दी एक ऐसे सूबेदार मेजर की थी जिसकी लाश पीछे कहीं सड़क के किनारे अपने अफसर की लाश के पास पड़ी थी। फिर सर पर मौजूद टोपी थी और इसकी कलगी भी मैंने उतार कर फेंक दी। अब फौजी वर्दी शिकारी लिबास में बदल गई थी। पिस्तौल भी मेरे लिए खतरनाक था। मैंने इसे बेल्ट से उतार कर जीप के डैशबोर्ड में रख दी। अब पोजीशन ये थी कि मेरी कमीज के अंदर खंजर छुपा हुआ था। जेब में सांप का मनका और कुछ नोट थे। इनके साथ ही जहरीले सिगरेटों की डब्बिया और लाइटर था। इसके सिवा मेरे पास कुछ ना था। मैं जीप को निकालकर एक बार फिर आगे बढ़ा। एक जगह सड़क किनारे संग मील पर हिंदी और गुजराती में बड़ौदा 172 मील लिखा था। मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। तकरीबन 20 मील सफर करने के बाद जंगली इलाका आ गया, मगर सड़क की दोनों जानब कोई ना कोई कस्बा या गांव भी आ जाता। घने जंगल इस सड़क से काफी हटकर अंदर की जानब थे। मेरा प्रोग्राम यह था कि बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियान पहुंचकर जीप को किसी गहरी खड्ड या खाई में गिरा दूं और फिर वहां से घने दरख्तों में उतर जाऊं। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आया तो मैंने सड़क किनारे बने हुए एक विष्णु ढाबे से सब्जी और चावल खाए, चाय पी और दोबारा बड़ौदा की तरफ रवाना हो गया। एक जगह बड़ौदा 100 मील का पत्थर लगा देखा तो होशियार होकर बैठ गया, मगर यहां से जंगल का सपाट इलाका शुरू हो गया था। सड़क से हटकर दरख्तों के झुंड थे। बिल्कुल नादास्ता तौर पर आगे किसी छोटे शहर के मुसाफात शुरू हो गए। एक तरफ से रेलवे लाइन भी नमूदार हो गई। दूर कारखाने की 2-3 चिमनियां भी दिखाई दी। सोचा इस छोटे शहर में किसी जगह जीप से निजात हासिल करके जंगल की तरफ पैदल चल दूं। इस सड़क से गुजरकर दाएं जानब बड़ी सड़क पर आया तो मेरा दिल उछलकर मेरे हलक के करीब आ गया। कोई 50 कदम के फासले पर गुजरात पुलिस के 2 ट्रक खड़े थे। 20-25 मुसल्लह सिपाही भी मौजूद थे। एक पुलिस ऑफिसर एक कार की तलाशी ले रहा था। दूसरा सिपाही पुलिस ऑफिसर के मालिक के कागजात चेक कर रहा था। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं जीप को वापस लुटा कर भाग नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे देख लिया था और जीप एक तरफ खड़ी करने का इशारा कर रहे थे। मैं समझ गया कि मुश्किल में फंस गया हूं, लेकिन मैंने अपने होशो हवास बरकरार रखे और जीप को सड़क से नीचे उतार दिया। इतने में दोनों पुलिस ऑफिसर कार वाले को फारग करके मेरी तरफ बढ़े। इनमें से एक नौजवान और दूसरा अधेड़ उम्र था और इसकी तोंद निकली हुई थी। पिस्तौल दोनों की बेल्टों से लटक रहे थे। मेरे करीब आकर इन्होंने मुझे सल्यूट किया। मैंने सल्यूट का जवाब दिया और अंग्रेजी में पूछा, ऑफिसर यहाँ क्या हो रहा है?
अधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। नौजवान पुलिस ऑफिसर माजर तलब लहजे में बोला, सर इधर कल रात डाका पड़ा है। डाकू 2 आदमियों को कत्ल करके जेवरात लूट कर भाग गए हैं सर। नॉर्मल रूटीन चेकिंग है। दूसरा गार्ड पुलिस ऑफिसर भी करीब आकर जरा सा मुस्कुराकर बोला, सर ये हमारी ड्यूटी है, प्लीज अपने कागजात दिखा दीजिए, आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। मैंने जेब में यूं ही हाथ डाला, जीप की डैशबोर्ड को खोल कर देखा, अंदर पिस्तौल कम वक्त इसी तरह पड़ा था। फिर मैंने माजरत के अंदाज में कहा, कागजात जल्दी में बटालियन ऑफिस में ही भूल आया हूँ, दरअसल एक जरूरी फौजी मिशन पर बड़ौदा जा रहा हूँ। नौजवान पुलिस अफसर मुझसे मरूब था, मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं सर, अब जा सकते हैं। लेकिन दूसरा अधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर मेरे सरापा का जायजा ले रहा था। कहने लगा, सर आपका रैंक क्या है? आपके कांधों पर कोई फूल नहीं, कोई फीता नहीं, आपकी कैप की कलगी भी गायब है। मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में इसके करीब आकर कहा, मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, मुझे अपना रैंक छुपाने के लिए कहा गया है। मगर यह पुलिस ऑफिसर शायद फौज में लांस नायक वगैरह रह चुका था। बोला, सर ऐसा तो इमरजेंसी में होता है और गुजरात में कोई इमरजेंसी नहीं है। ऑफिसर लोग हमेशा अपने रैंक, कागजात और पे बुक के साथ सफर करते हैं। मैं आपकी पे बुक देख सकता हूँ? मैं यूं ही जेबों में हाथ डालने लगा। सूरत हाल खासी मुश्तबा हो गई थी। दूसरे मुसल्ला पुलिस वाले भी मेरे जीप के पास आकर खड़े हो गए। मैंने कहा, कह जो दिया, मेरा सीक्रेट मिशन है, मुझे पे बुक भी साथ ले जाने की इजाज़त नहीं। तजर्बाकार पुलिस अफसर बोला, सॉरी सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया। ये पुलिस ऑफिसर मुझे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। मेरा वहां कमांडो एक्शन करना भी बेकार था। मेरे इर्द गिर्द कोई 15-20 पुलिस वाले राइफलें उठाए खड़े मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे। मैंने एक बार फिर अधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर को सीक्रेट मिशन नाम पर कायल करने की कोशिश की, मगर जो मेरा इस्तदलाल बढ़ रहा था, इसका शुबा बढ़ता जा रहा था। अब मैंने रोबदार आवाज में कहा, मैं लेफ्टिनेंट कुमार गुरेजा हूं, तुम मेरे बटालियन हेडक्वार्टर फोन करके मालूम कर सकते हो। गार्ड पुलिस ऑफिसर बोला, सर थाने पहुंचकर फोन भी कर लेंगे। आई एम सॉरी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।